कि जब हम फ्रांस पर, यूरोप पे चर्चा करते हैं तो हम ये मान के चले कि बहुत टॉलरेंट लोग हैं, बड़े डेवलप लोग हैं, उनका ह्यूमन इंडेक्स बहुत हाई है, और हम लोग अंडर डेवलप लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और यहाँ हिंदू शावनिस्ट है, हिंदू जो है वो बहुत उग्र है, और बेचारे मुसलमानों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें माइनॉरिटी का तो जिक्र है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए किसी किस्म का कोई नियम नहीं है, एक। और दूसरा, जो भारत में बड़े पैरोकार हैं मुसलमानों के प्रति, जिनकी आत्मा जागती है हर छोटी बड़ी घटना के ऊपर। तो मेरा एक सवाल यह है कि जब आपने अभी फ्रांस की पूरी व्यवस्था के बारे में बात की, यूरोप की पूरी व्यवस्था के बारे में बात की, तो सिंह साहब, हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय से अगर इस्लामिक जिहाद को कन्फ्रंट अगर किसी ने किया है तो वो तो भारत के लोगों ने किया है। और आज भी भारत में जो बात आप कह रहे हैं कि ये वहां की वेलफेयर स्कीम का फायदा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, क्योंकि इनको वहां दारुल इस्लाम कायम करना होता है। तो भारत में तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति है। सरकारों ने 10 से 11 ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो माइनॉरिटी के नाम पे, इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी। भारत में अगर आप अल्पसंख्यक की परिभाषा ढूंढे तो 1%, 1.5%, 1.25%, 1.5% मिलाकर के 6 माइनॉरिटीज जो हैं उनकी टोटल परसेंटेज भारत की टोटल पॉपुलेशन की 6% है। और इनकी मुसलमानों की गिनती 2011 का अगर हम परसेंटेज लें तो उस वक्त के हिसाब से 17%, मतलब 22 करोड़। तो 22 करोड़ लोग माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है, और अनेक योजनाएं चल रही हैं, इनको पढ़ाओ, इनको कंप्यूटर दो, इनको तमीज सिखाओ, इनको असेलिमेट करो, ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो हम चाहे झारखंड में निकिता हो, हरियाणा में अंकिता हो, चाहे झारखंड में रूपेश पांडे हो, दिल्ली में अंकित शर्मा हो, इस देश में अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 साल में भारत में 477 हिंदुओं की मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है। लेकिन हमारे यहां लोगों का मापदंड कुछ और है और बाहर का कुछ और है। तो हम भी तो ये कोशिश में लगे हैं कि लैपटॉप इनको दो, शायद इससे तमीज सीख जाए, शायद इससे ये पढ़ जाए। तो भाई वहां तो लैपटॉप की समस्या ही नहीं थी, वहां तो सारी चीजें देने के बाद यह हुआ कि एक बच्चे की गोली लगने से आपने पूरे फ्रांस को, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 6,37,00,000 है, आपने पूरे में आग लगा करके सबको समाप्त कर दिया, और पूरी दुनिया मूक दर्शक की तरह देख रही है। तो भारत को इससे क्या सबक लेना चाहिए कि योजनाओं से, ये 1400 साल पहले जो ये उत्पन्न हुआ है एक मजहब, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो सिर्फ पूरी दुनिया को खत्म करके अपना राज स्थापित करने की मानसिकता से आगे बढ़ रही है, तो फिर इनको आप किसी भी योजना के तहत, किसी भी फैसिलिटीज के तहत आप इनको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अल्टीमेट एम जो है वो दुनिया को पता है। तो क्या भारत एक बड़ी गलती नहीं कर रहा है कि बार बार हमारे यहाँ सक्सेसिव सरकारें आ रही हैं और ये समझ के कि इनको ये देने से, वो देने से, ये करने से, वो करने से, शायद ये समझ जाए आज तक तो एक भी पैदा नहीं हुआ इस देश में, बल्कि जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही खतरनाक जिहादी है। तो आप फ्रांस की घटना से यूरोप कब सीखेगा वो तो छोड़ दीजिए, हम भारत का जो एकमात्र पूरी दुनिया में एक देश बचा है जहां सनातन सभ्यता के लोग रहते हैं, और इतनी लंबी मार काट के बावजूद भी अभी तक किसी सनातनी हिंदू ने कोई हथियार नहीं उठाया है। तो भारत के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? दुनिया तो समझ में आती है, फ्रांस से हमें सीखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए, अमेरिका से सीखना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन में सीखना चाहिए, लेकिन भारत चाइना से क्यों नहीं सीखना चाहता? दुनिया चाइना से क्यों नहीं सीखना चाहती? मेरा सवाल है। देखिए, जब आप भारत के संदर्भ में बात करते हैं और ये सवाल आपने मेरे सामने रखा है कि इसका भारत को क्या सीखना चाहिए, तो अभी बता दूं मैं कि मैं पहला व्यक्ति था जो आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था जब ये बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी। जी जी जी। मैंने इसको ट्रेन जिहाद इसको बताया था। कई लोगों का बड़ा मतभेद था मुझसे,
लेकिन मैं ये जानता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पृष्ठभूमि के तहत बोल रहा था। मैंने ये भी आपको बताया था कि शाहीन बाग से एक लड़का कैसे चल के वो कन्नूर गया और वहां पर अपने सहयात्रियों पर कैसे उसने पेट्रोल छिड़का। फिर एक और गया बंगाल से। तो वो सारी पृष्ठभूमि जब मैंने, और आपने वो भी मैंने बताया कि वंदे भारत जो गाड़ियां हैं उस पर हर जगह पथराव हुए, बंगाल में हुए, बिहार में हुए, झारखंड में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, ये आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, सभी जगह हुआ। और ये सब जो थे उनके मेन जो उसमें ये पत्थरबाज थे वो सारे मुसलमान लड़के थे। उनका देख लीजिए आप, विजुअल आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन एक बड़ी खबर आई है आज अखबारों में, और वो खबर ये है कि सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी, ठीक है ना? उसमें एक मोहम्मद उसमें साहब भी एक, हैं। जी जी, उसमें वो एक आमिर खान है। अब मुझे मालूम है कि जब किसी पे दफा 304 और दफा 201 लगाया जाता है, समझे, तो सबोटाज, किसी भी सबोटाज केस में सबसे पहले यही दफाएं लगाई जाती हैं। ठीक है ना? क्योंकि दफा 304 कहता है कि अनइंटेंशनल अनइंटेंशनल मर्डर, ठीक है ना, जो भी था। अब प्रोसिक्यूशन वहां पर सबूत लेके आएगा और वो साबित करेगा कोर्ट में कि ये सबूत है। कोर्ट अपने आप ही सबूतों के आधार पे कहेगी कि ये अनइंटेंशनल नहीं था। जब दफा 201 लगाते हैं आप, तो उस वो दफा 201 कहता है टैंपरिंग विद एविडेंस। इसका मतलब कि उन्होंने ये कुकर्म करके उसके बाद अपने ट्रैक्स को कवर करने की भी कोशिश की। ठीक है? अब इसमें सवाल उठता है कि एक देखिए, एक आदमी रेलवे में एक अच्छा अधिकारी, मतलब उच्च अधिकारी, उच्च नहीं कहिए, मिडिल लेवल का अधिकारी, बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है इनको। वो आदमी जिहाद के प्रति उसकी क्या भावना है कि उसने 2 बार भी नहीं सोचा ये कुकर्म करने। और ये देश को, ममता बनर्जी से ये पूछना चाहिए कि ऐसी क्या बात थी कि आप बंगाल से वहां पहुंचे, उड़ीसा। और लोग कहते हैं कि वहां पर 2-2 हजार रुपए के नोट बांटे गए। आमतौर पर कोई नेता जाता है तो वो चेक देता है, बिकॉज दैट इज ऑफिशियल। ठीक है? अब वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो एक जेंटलमैन आदमी है, भद्र पुरुष है। उन्होंने इस बात को कुछ बोला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम को यह पूछना चाहिए कि ममता बनर्जी वहां क्यों गई थी और इतनी घबराई हुई क्यों थी सीबीआई इंक्वायरी से। इस सवाल का जवाब नहीं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो हिंदुस्तान, चाहे वो स्वीडन, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे वो चाइना हो, यहां सभी जगहों पे अलग अलग बैकग्राउंड के मुसलमान हैं। इन सब मुसलमानों की जो जो जोग्राफिकल पृष्ठभूमि है और हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि है वो अलग अलग, लेकिन जिहाद में एक सब जुड़े। जैसे स्वीडन में अभी वहां पर एक मस्जिद के आगे किसी शख्स ने आग लगाई, कुरान को आग लगा दिया। स्वीडन में कौन, स्वीडन में पुष्पेंद्र जी, in 1930 there were only 15 Muslims. Today there are 6 to 8 lakh Muslims. ठीक है? और वहां कौन है? वहां अजरबैजान, ठीक है ना, बोस्निया, हर्जगोविना, ठीक है ना, ये इन 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 जगहों से वहां से लोग गए हैं।
वो बिल्कुल अलग स्टॉक के हैं। ये जो आ रहे हैं आपके फ्रांस में, और ये सब ये मोरक्कन स्टॉक, अल्जीरियन स्टॉक, ये सारे यही स्टॉक के लोग। अब हरकतें सबकी एक जैसी हैं। इसीलिए तो आईसिस का जो, आईसिस में सभी इतनी आसानी से लोग वो एक दूसरे से इनका समन्वय हो गया। भारत में आए तो ये तो सब सनातन से, हमारे यहाँ मतलब सनातन से कन्वर्ट हुए। चाइना में जाए तो ये युगुर युगिर जो रेस है वहां के मुसलमान है, जो आपके जिंगजियांग प्रोविंस में है। यूनान प्रोविंस में ह्यू मुस्लिम्स हैं। इनका जो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आप हरकतें बिल्कुल एक जैसी देखेंगे। आज अब बहुत लोग कहते हैं कि चाइना ने ये जो इतना मैसिव क्रैकडाउन किया है, मोहम्मद नाम रखना बंद कर दिया, बुर्का हटवा दिया, बहुत तरह तरह के चीज। वहां पर उन्होंने मीनारें तोड़ दी यूनान प्रोविंस में। लेकिन मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता था ये क्रैकडाउन के पहले। पुष्पेंद्र जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उर्मुची स्टेशन जो है जिंगजियांग प्रोविंस में, ऐसा होता है आए दिन एक लड़का निकला और वो चाकू से 3 दर्जन 4 दर्जन लोगों को घायल करता हुआ चला गया। कहीं पर किसी को ट्रेन से उतारा, उसको चाकू मार दिया। हालात वहां पर ये हो रहे थे। तब चाइनीज, आपको तो मालूम है चाइनीज की व्यवस्था, वो ये सब बकवास में नहीं रहते, ठीक है ना, कि ये मल्टीकल्चरलिज्म और ये कल्चरलिज्म, वो सब दे डोंट बिलीव इन दैट नॉनसेंस। मल्टीकल्चरिज्म उनके लिए उतना ही संभव है कि जितना कि एक जब तक कि वो कम्युनिस्ट, जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी के वो अधीन हो, या चाइना की सांस्कृतिक जो पैरामीटर्स, जो हदें हैं, उसके बीच में आप रहे। तो आप चाहे कुछ भी बोल लें, ना ओआईसी की हिम्मत होती है, ना किसी की हिम्मत होती है कि उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाए। लेकिन जब ये जो घटना घटी है पुष्पेंद्र जी, ये फ्रांस वाली घटना के जस्ट 2-3 दिन पहले, ये जो कुरान जलाने की स्वीडन में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये तमाम जो ये मुसलमान हैं, ये ना ये ब्लास्फेमी, ये हर बात को ब्लास्फेमी बना देते हैं। और आपको तो मालूम है पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी लॉज किस तरीके से है, और उसी का आपने यहाँ पर वो देखा, उसका रिवर्बरेशन यहाँ देखा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब तो कुरान जला दिया है, जाके सर तन से जुदा करो। ओआईसी ओआईसी का मीट होता है, वो कुछ थोड़ा बहुत उसने कंडेम किया, बाकी उन्होंने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं किया है। ये ईरान ने कहा है कि हम अपना एम्बेसडर नहीं भेजेंगे। तुर्की ने बोला कि हम इसका 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 खंडन करते हैं। लेकिन जब सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी और उसके कुछ पात्र किसी आपके, हो सकता है आपके कुरान से मिलते जुलते हो या इस्लाम के कुछ पात्र से मिलते जुलते हो, आपने उस पर फतवा इशू कर दिया, पीछे 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 लगे रहे। और फिर बाद में एक, जब वो भाषण दे रहा था, वो अपना टॉक दे रहा था यूएसए में, तो उसको स्टेज पर चढ़ के उसके ऊपर आपने वार कर दिया।